इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत पृथ्वी से होती है, जहां पर हम इंसानों का एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब एनर्जी का इतना ज्यादा यूज होने पर उसकी कमी पड़ने लगी, जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म होने लग जाते हैं। और अगर अब पृथ्वी पर एनर्जी जनरेट करने का साधन नहीं मिला तो पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो सकती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार रिसर्च किया और उन्हें आखिरकार एक सॉल्यूशन मिल ही गया। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 नाम का एक बहुत ही प्रीशियस धातु पाया जाता है, जो इंसानों के लिए एनर्जी जनरेट करके दे सकता था। पृथ्वी पर हीलियम 3 जरा भी नहीं पाया जाता, क्योंकि पृथ्वी की ऑर्बिट सूर्य से निकलने वाली किरणों को ब्लॉक कर देती थी और ये हीलियम 3 वाले धातु सूर्य की किरणों से जमा होकर ही बना करते थे। चंद्रमा के पास उसका कोई भी कवच न होने के कारण उसके ऊपर हीलियम 3 बड़ी मात्रा में होते हैं। इसीलिए अब यहाँ लूनार नाम की एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रमा पर हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई सारे मिशन भेजे। हीलियम 3 धातु एक्सट्रैक्ट करने के लिए जमीन के अंदर काफी गहराई में खोदा जाता था, इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन्स भी लगा दिए जाते हैं, जो हीलियम 3 को निकालते थे और पृथ्वी पर भेजते थे। हालांकि ये मिशन अच्छी तरीके से चल रहा था। हीलियम 3 लगातार पृथ्वी पर आने की वजह से यहाँ का एनर्जी कंजम्पशन भी एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि अब सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी थी। आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ और सिर्फ हीलियम 3 के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। अब हम चंद्रमा के बेस पर सैम नाम का एक आदमी देखते हैं, जो उन सभी हार्वेस्टर्स मशीन को कंट्रोल करने के लिए रुका हुआ था। सारी मशीन्स की जिम्मेदारी सैम के ऊपर ही होती है। दरअसल कुछ ही हफ्तों में सैम का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है, क्योंकि लूनार कंपनी इस बेस पर सिर्फ 3 साल के लिए ही एक आदमी को रखती थी। यानी कि सैम ये सारी चीजें खत्म होने के बाद अपने घर वापस जा सकता था। इस मिशन पर आने से पहले सैम की वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब तो इतने सालों बाद उसका एक बच्चा भी होता है। वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल करके बात करता था, लेकिन कुछ समय से वीडियो कॉलिंग वाला डिवाइस पूरी तरीके से खराब हो चुका था। सैम ने लूनार कंपनी वालों को ये डिवाइस ठीक करने की भी मांग की, लेकिन पूरे 1 साल बीतने के बाद भी वो उसे ठीक नहीं कर रहे थे। इसका रीजन सैम को भी नहीं पता होता, इसीलिए अब सैम को अपनी सारे मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजना होता है और अपनी वाइफ का रिप्लाई उसे कुछ दिनों बाद ही जाकर मिलता था। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद सैम का दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल चुका होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अब डेस्परेट हो चुका था वापस अपने फैमिली के पास जाने के लिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ही उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। फिलहाल के लिए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी है। सैम के साथ गेटी नाम का एक एआई रोबोट रखा गया था, जो उसकी डेली रूटीन में मदद करेगा। अब हमेशा की तरह सैम हार्वेस्टर्स मशीन के पास जाता है उनके मेंटेनेंस और कंट्रोल करने के लिए। तभी सैम को एक लड़की का विजन आने लगता है, जो उससे सामने दिखाई दे रहा था। सेम इसी लड़की का विजन उसने अपने बेस के अंदर भी देखा होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जल चुका था। अब सैम उसी लड़की को देखता जा रहा था और उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे कि वो डायरेक्टली अपने रोवर को हार्वेस्टर मशीन के अंदर जाकर भिड़ा देता है और अब उसके रोवर की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुकी थी। सैम का रोवर की ग्लासेस अब टूट चुके थे, इसीलिए उसने जल्द से जल्द अपना मास्क पहन लिया, जिससे कि उसे लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन फिर भी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब सैम ने अपनी आंखें खोली, तब वो अपने बेस के अंदर मौजूद था, जिसे कि गेटी उठाकर यहाँ पर लाया होता है। गेटी ने सैम को बताया कि तुम्हारा रोवर बुरी तरीके से टूट चुका था, तुम्हारी जान खतरे में थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर बेस में लेकर आ गया। कुछ देर बाद जब सैम अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता है, तब उसे लग रहा था कि वो कई सालों बाद चला है। उसके पैर एकदम से सुन्न पड़ गए थे, पर वो कैसे भी करके कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ गेटी पता नहीं किसी से लगातार बात कर रहा होता है। दरअसल गेटी लूनार कंपनी के कुछ मैनेजर से बात कर रहा था, जो बताता है कि हमारा एक हार्वेस्टर और एक रोवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। यही सारी बातें करते समय वहाँ पर अब सैम आ गया था, जो गेटी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जाकर गेटी ने झूठ कहा कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें कि वो लूनार कंपनी वालों को मैसेज सेंड कर रहा था कि हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुका है। गेटी ने तो अब सैम को आराम करने की सलाह दी। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और सैम पूरी तरीके से ठीक हो गया था। सैम अब चाहता था कि वो बाहर जाकर उस रोवर को देखे जिसका एक्सीडेंट हार्वेस्टर के साथ हो गया था। उसे जाकर वो ठीक करना पड़ेगा, तभी वो रोवर यूज कर पाएगा। लेकिन सैम ने देखा कि बेस के चारों दरवाजे एकदम से बंद हो चुके हैं। जब सैम गेटी से जाकर इस बारे में पूछता है, तब उसने बताया कि आपको बाहर जाने की किसी ने परमिशन नहीं दी है, और अगर तुम्हें जाना है तो मैं लूनार के मैनेजर से कांटेक्ट करा सकता हूँ। सैम के सामने अब लूनार कंपनी के वही 2 मैनेजर
मैनेजर्स मौजूद थे जो बता रहे होते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए हम तुम्हें बाहर भेज नहीं सकते। हम पृथ्वी से एक रेस्क्यू टीम को रवाना कर रहे हैं मून पर, जो वहां जाकर रोवर और हार्वेस्टर को ठीक कर देंगे। लेकिन अब यहाँ सैम बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग आखिरकार उसे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। सैम को तो अब सच में शक होने लगा था कि आखिर बाहर मौजूद क्या है, इसीलिए अब उसने जानबूझकर एक खराबी क्रिएट की जिससे कि गेटी आकर ठीक करने लग जाता है। यहाँ सैम ने गेटी से कहा कि इस खराबी को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए मुझे बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि गेटी को ये अलाउ करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सैम के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण वो मान जाता है और अब जाकर सैम स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल चुका था। सबसे पहले वो उस जगह पर जाता है जहाँ रोवर और हार्वेस्टर का एक्सीडेंट हुआ होता है। रोवर की तो हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, लेकिन सैम ने जैसे ही उस रोवर के अंदर देखा, वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पड़ी हुई थी। स्पेस सूट हटाने पर तो सच में पता चला कि सैम और उसकी शक्ल काफी एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि ये सैम का डुप्लीकेट है। दरअसल ये पहला वाला सैम था जिसके हाथ पर चाय गिरने की वजह से उसके ऊपर बैंडेज लगे होते हैं, और वो दूसरा सैम बी था। लेकिन दोनों को ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता। सैम ए को लग रहा होता है कि अभी भी उससे विजन्स आ रहे हैं जिस तरीके से एक लड़की के आते थे। सैम बी की भी हालत उसी तरीके से थी। फिलहाल के लिए वो वहां से चला जाता है अपना कुछ रिसर्च करने के लिए। सैम ए और सैम बी पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि उन्हें करना क्या है। दोनों तो यही सोच रहे थे कि मैं असली हूँ और ये दूसरा वाला मेरा डुप्लीकेट है। वहीं सैम ए को लग रहा था कि जरूर इस पूरे बेस के ऊपर कई और सारे डुप्लीकेट मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सैम ए का जब आंख बंद हो गया था तब उसकी तुरंत बाद ही सैम बी की आंख बेस में खुली, और इतनी जल्दी कोई पृथ्वी से यहाँ पर आ नहीं सकता। यानी कि ये प्रूफ हो चुका है कि इस बेस के अंदर और भी सारे डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। सैम यही सारी चीजें पूरे बेस में ढूंढने लगा, पर उसे कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं। एक टाइम पर तो सैम ए और सैम बी के बीच की भावनाएं मिली नहीं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करने लगे। सैम बी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसीलिए उसने सैम की नाक को ही तोड़ दिया था। सैम ए डायरेक्टली आकर गेटी को ये सारी बातें बता रहा था। तब जाकर गेटी एक सीक्रेट रिवील करता है कि तुम भी असली इंसान नहीं हो, तुम दोनों ही डुप्लीकेट हो असली वाले सैम का जो अभी पृथ्वी पर मौजूद है। तुम दोनों ही डुप्लीकेट हो असली वाले सैम का जो अभी पृथ्वी पर मौजूद है। और जब भी 3 साल खत्म होने वाले होते हैं, तुम्हारी मेमोरी से सारी यादें मिटाकर एक दूसरे डुप्लीकेट के अंदर डाल दी जाती थी जो आने वाले 3 साल तक काम करेगा। लेकिन सैम पूछता है कि आखिरकार मुझे अपनी वाइफ के बारे में क्यों ये सारी चीजें याद है। तब जाकर गेटी ने क्लियर किया कि ये सारी यादें असली वाले सैम की हैं जो पृथ्वी पर है। ये सारी यादें तुम्हारे दिमाग में इसीलिए डाली जाती थी जिससे कि तुम 3 साल तक सरवाइव करके रह पाओ। सैम ए तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि वो भी एक डुप्लीकेट होता है। अब वो डायरेक्टली सैम बी के पास आ गया था और उससे अच्छे से बातें करने लगा। लेकिन यहाँ सैम बी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सैम ने सैम ए को बताया कि उसने गेटी को लाइव चैट पे बातें करते हुए देखा था और वो लूनार के कुछ मैनेजर से बातें कर रहा होता है। लेकिन सैम उसे गलत साबित करते हुए कह रहा था कि लाइव चैट तो अभी बंद हो चुकी है और उसे कोई भी नहीं यूज कर सकता। लेकिन सैम भी उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने खुद अपनी आंखों और कानों से सुना है कि गेटी उनसे बात कर रहा था और उनके सवालों का जवाब भी दे रहा था। शायद ये भी हो सकता है कि लूनार कंपनी वालों ने जानबूझकर कम्युनिकेशन डिवाइस को खराब किया है जिससे कि हम पृथ्वी पर कांटेक्ट न कर सके। अब अगले दिन कंपनी के मैनेजर्स का मैसेज आता है जो बता रहे थे कि पृथ्वी से एक रेस्क्यू टीम निकल चुकी है जो जल्द से जल्द मून पर पहुंच जाएगी और हार्वेस्टर्स को ठीक करके जल्द से जल्द वापस लौट जाएगी। लेकिन उन सभी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि सैम बी भी बाहर निकल चुका है। अब सैम ए और सैम बी अपने अपने रोवर में बैठकर मून का थोड़ा चक्कर लगाने लगे थे। सैम ए और सैम बी अपने अपने रोवर लेकर काफी दूर तक आ चुके होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक टावर दिखाई देता है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ये टावर तो सिग्नल जैम करने के लिए लगाया गया है, जिसकी वजह से वो लाइव चैट या फिर अर्थ पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। साफ साफ इसका मतलब ये हुआ कि लूनार कंपनी वाले जानबूझकर नहीं चाहते कि वो अर्थ पर कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ सैम ए की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। वो तुरंत ही अपने बेस के अंदर आ जाता है और खून की उल्टी भी करता है। उसके कई सारे दांत भी झड़ चुके थे। सैम ए को कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत कंट्रोल सेंटर में चला जाता है अपने पुराने वीडियोस को देखने के लिए। हालांकि वो बार बार पासवर्ड इंसर्ट कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। बार बार पासवर्ड गलत हो जा रहे थे। तभी वहाँ एआई रोबोट गेटी आता है जिसने की पासवर्ड टाइप करके उसके लॉक को ओपन कर दिया था।
सैम ए अब उसके अंदर कई सारे कैमरास फुटेजेस देखता है जो 3 साल पहले के थे। वो तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि 3 साल पहले भी उसी की तरह कई सारे क्लोन्स को लाया गया था जिन्हें कि यहाँ पर सारे मशीन्स की देखरेख करने के लिए रखा गया होता है। यानी कि 3 साल पूरे होते ही उन क्लोन्स की तबीयत खराब होने लग जाती थी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का होता है, जिससे कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उन्हें एक स्लीपिंग चैम्बर में बिठाकर उनकी बॉडी को नष्ट कर दिया जाता था और उसके बाद ही तुरंत एक और क्लोन को बुलाया जाता है जिसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वापस से चालू हो जाता। अब यहाँ सैम ए को लगने लगा कि आखिर ये सारे क्लोन्स आते कहाँ से हैं? कहीं ना कहीं तो इन सभी को स्टोर करके रखा गया होगा। इसीलिए अब सैम ए उसी डिस्ट्रॉय करने वाली स्लीपिंग चैम्बर के पास जाकर चेक करने लग जाता है चारों तरफ। आखिरकार उसे बेस के अंदर एक छोटा सा जाने का रास्ता मिल गया। सैम ए ने सैम बी को भी सारी बातें बता दी होती हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर जाकर चेक करने लगे थे। वहाँ पर तो बहुत सारे कंटेनर्स काफी भारी मात्रा में होते हैं, जिसे खोलकर देखने के बाद वहाँ सैम की कई सारे डुप्लीकेट्स यानी कि क्लोन्स रखे हुए मिले थे और शायद इनके अंदर यही प्रोग्रामिंग की गई होगी कि 3 साल के खत्म होने के बाद एक क्लोन अपने आप ही जाग जाएगा और इस पूरे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को वापस से स्टार्ट करेगा। सैम ए और सैम बी इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। सैम ए जब उस टनल से बाहर निकलता है तब उसने गेटी से पूछा कि आखिर तुमने मेरे पासवर्ड डालकर मदद क्यों की। गेटी बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम सभी की मदद करने के लिए रखा गया है और मेरे बस में जो रहेगा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए करूंगा। सैम ए अब तुरंत ही रोवर लेकर उस सिग्नल जैमर के काफी दूर चला गया था, जिसके बाद वो पृथ्वी पर एक वीडियो कॉल करता है अपनी वाइफ के पास। वहाँ पर उसकी वाइफ ने नहीं बल्कि एक लड़की ने कॉल उठाया होता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सैम की बेटी थी। सैम की बेटी बताती है कि मेरी मॉम तो 15 साल पहले ही मर चुकी हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने फादर को आवाज देने लगी कि कोई बात कर रहा है। पीछे से असली वाला सैम वहाँ पर आने लगता है जो पृथ्वी पर मौजूद है। सैम ए ने आवाज सुनकर कॉल को बंद कर दिया था और अब वो वापस आकर सैम बी को भी ये बातें बताता है। भले ही वो दोनों असली नहीं थे, लेकिन सैम ए और सैम बी को अपने वाइफ के मरने का बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। सैम ए को लग रहा था कि अब उसके जीने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो असली इंसान था और ना ही उसकी यादें भी अपने खुद की थी। लेकिन यहाँ सैम भी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था और अब वो डायरेक्ट गेटी के पास जाकर ये कहता है कि हमें एक और सैम को जिंदा करना होगा। लेकिन गेटी ने कहा कि हम सिर्फ 3 साल में एक ही क्लोन को जिंदा कर सकते हैं और ये रूल्स के खिलाफ होगा। बट सैम भी गेटी को बार बार समझाता है कि वो रेस्क्यू टीम वाले यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ मशीन्स की मेंटेनेंस करने के लिए नहीं, बल्कि अगर एक्स्ट्रा क्लोन जिंदा हो जाएंगे तो वो उन्हें मारने के लिए भी आ रहे थे। इसीलिए अब गेटी बहुत ही ज्यादा बोलने पर एक और क्लोन को जिंदा कर देता है जो था सैम सी। यानी कि अब बेस के अंदर 3 सैम हो चुके थे। सैम ए जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार था और उसका लाइफ साइकिल पूरा होने वाला होता है। सैम बी जो गुस्सैल वाला था और वो कुछ ही टाइम पहले जिंदा हुआ था और आखिर में सैम सी जिसे कि अभी तुरंत सैम बी ने रिवाइव किया है। सैम सी अभी तक होश में नहीं आया होता, इसीलिए अब सैम बी ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया होता है। वो सैम ए से कह रहा था कि कुछ समय के अंदर ही अंदर रेस्क्यू टीम यहाँ पर आने वाली है और उन्हें चकमा देने के लिए मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। सैम बी ने बताया कि एक स्पेसक्राफ्ट हीलियम 3 से भरा होकर हर टाइम जाता रहता था पृथ्वी की तरफ और उसे वहां पहुंचने में 3 दिन का समय लगता। इसीलिए सैम बी सैम ए को एडवाइस देता है कि तुम उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठ जाना, जिससे कि तुम यहाँ से चले जाओगे पृथ्वी पर और शायद तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो और जो सैम सी अभी बेहोश है उसे मैं एक्सीडेंट वाली साइट पर रख दूंगा जिससे कि जब रेस्क्यू टीम आएगी तब उन्हें लगेगा कि सैम सी का ही एक्सीडेंट हुआ था और सैम बी बेस के अंदर मौजूद है, जिसके बाद तुम आराम से पृथ्वी पर जा सकते हो। लेकिन सैम ए की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो समझ गया होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बाकी है, क्योंकि शायद लूनार कंपनी वाले अपने सारे क्लोन्स एक जैसे ही बनाते थे, जिसमें कि उनका लाइफ साइकिल 3 साल का ही होता था। उसके बाद वो क्लोन्स वैसे ही मरने वाले थे। इसीलिए अब सैम ए ने कहा कि मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सैम बी के पास अभी 3 साल बाकी है। इसीलिए वो पृथ्वी पर ना जाकर सैम बी को भेजना चाहता था। सैम ए खुद ही कहता है कि मुझे तुम एक्सीडेंट वाली साइट पर रख दो और सैम सी को इसी बेस पर रहने दो, जिससे कि तुम आसानी से पृथ्वी पर जा सकते थे और इससे रेस्क्यू टीम वालों को शक भी नहीं होगा। सैम बी को भी कहीं न कहीं सैम ए की बातें ठीक लग रही थी, इसीलिए वो डायरेक्टली सैम ए को लेकर आकर एक्सीडेंट वाले रोवर के अंदर रख देता है। सैम उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठ गया था जहाँ से हीलियम 3 पृथ्वी पर लेकर जाया जाता है।
सारी चीजें एकदम से सेट होने पर कुछ देर में ही रेस्क्यू टीम का स्पेसशिप वहाँ पर लैंड हो रहा था। रेस्क्यू टीम वाले जैसे ही बेस के अंदर आते तभी सैम बी का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो जाता है अर्थ की तरफ रवाना होने के लिए। वो डायरेक्टली पृथ्वी की तरफ जाने लगा था। वहाँ एक्सीडेंट वाले रोवर में सैम ए जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, उसने सैम बी के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर जाते हुए देख लिया था, जिससे कि उसके दिल को सुकून मिलता है और वो खुशी खुशी वहाँ दम तोड़ देता है। रेस्क्यू टीम वाले जब अंदर गए तो सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो रही थी। उन्होंने सैम ए का एक्सीडेंट वाले साइट पर बॉडी भी देखी जो अब पूरी तरीके से मर चुका होता है। वहीं सैम सी जो रिवाइव हुआ था वो बेस के अंदर मौजूद होता है और ये सारी चीजें इसी तरीके से नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया गया कि लूनार कंपनी की शेयर्स अचानक डाउन होने लगे हैं, क्योंकि सैम बी जब पृथ्वी पर गया तब उसने लूनार इंडस्ट्री का सारा भांडा फोड़ दिया होता है। उसने सारी की सारी सच्चाई सभी को बता दी थी, जिसकी वजह से सभी लोग लूनार कंपनी पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। इतनी ज्यादा गिरावट आने के कारण उनके शेयर्स कम होने लगे थे। दरअसल लूनार कंपनी अपना पूरा खर्चा बचाने के लिए इन क्लोन्स का यूज करती थी, क्योंकि अगर किसी इंसान को चंद्रमा के बेस पर रखा जाए तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और इसमें लूनार कंपनी का काफी खर्चा भी आता था। इसीलिए उन्होंने कई सारे लोगों के डीएनए एक्सट्रैक्ट किए और उनके बहुत सारे क्लोन्स बनाकर चंद्रमा पर ही स्टोर कर दिए। पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्लोन्स उठते और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस दूसरे में कन्वर्ट हो जाते, जिससे कि ये साइकिल बहुत ही कम बजट में चलता रहता। इस तरीके से ही हमारी ये एडवेंचरस कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।